चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल्स। देखिए स्टूडेंट्स, पूरी मैथमेटिक्स के अंदर दो टॉपिक्स सबसे ज्यादा बड़े और इंपॉर्टेंट हैं। वो है, एक तो है ट्रिग्नो और एक है ट्राइंगल्स। ट्रिग्नो एंड ट्राइंगल्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज दीज आर वेरी टफ टॉपिक्स। और ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल्स को रिविजन भी करना पड़ता है। तो एक बार अभी करेंगे और एक बार फिर कुछ दिनों के बाद में, शायद दिसंबर के बाद जनवरी में, कई टॉपिक्स को हमें रिवीजन भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लिखिए अपनी कॉपीज में कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक proportionality theorem। इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। सब लोग रेडी है ना सीखने के लिए? शायद मैं आपको एक बात बता दूं, मैथमेटिक्स का सबसे कीमती टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छे लेवल का टॉपिक हम लोग डील कर रहे हैं, चालू किया हम लोगों ने। यानी ये टॉपिक आपको काफी ज्यादा परेशान करेगा, इसलिए आपको ये टॉपिक को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और बड़ा टॉपिक है, छोटा सा नहीं है। नो नो नो, यू कैन नॉट डू इट इन 3, 4, 5, 6 क्लासेस। इट इज अ बिग टॉपिक। वैसे 10th में कोई भी टॉपिक हो, सारे बड़े बड़े, एक्सेप्ट दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2-3 दिन का टॉपिक होता है बस। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आप बोल रहे हो नहीं आना, लेकिन हम लोग तो करेंगे जब भी टॉपिक करेंगे। हम लोग तो कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, या आपकी जैसी इच्छा होगी आप बता दीजिएगा मुझे, जैसी आपकी इच्छा हो वो कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए तो चलो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम सेज दैट, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा और फिर स्टेटमेंट नोट कराऊंगा। सबसे पहले सिखा देता हूं थेल्स थ्योरम क्या कहती है, उसके बाद फिर मैं आपको उसका स्टेटमेंट नोट कराऊंगा। अगर कोई लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉ की जाती है, if L is drawn parallel to one side of the triangle, certainly it is intersecting the two sides of the triangle। एक साइड के पैरेलल बनाओगे तो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये बोला जाता है कि it will divide the two sides in the same ratio। It will divide the two sides in the same ratio। यानी अगर ये D ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, E ले लेता हूं, तो थेल्स थ्योरम ये बोलती है AD upon BD is equal to AE upon ED। इन दोनों साइड्स का लेंथ का रेशियो, इन दोनों साइड्स के लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। ED नहीं होना चाहिए, EC होना चाहिए। AD upon DB is equal to AE upon EC। बोलो आया समझ में क्या? आप इसको बोलेंगे क्या? लिखिए अपनी कॉपी में थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं। A line drawn parallel to one side of a triangle, a line drawn parallel to one side of a triangle divides the remaining two sides proportionally। दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। मतलब क्या हो गया? अब सुनिएगा ध्यान से। थेल्स थ्योरम है कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी ले लिया जाए और इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, इस साइड के पैरेलल, और ये पॉइंट हो गया है M, ये पॉइंट कितना हो गया M, तो AM अपॉन MC इज इक्वल टू BN अपॉन NC होगा। तो क्या होगा? If L is parallel to AB, if L is parallel to AB, then AM upon MC is equal to BN upon NC। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है?
When two ratios are equal, they are said to be in proportion. कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिखिए. When two ratios are equal, they are said to be in proportion. टॉपिक थोड़ा टफ है, प्रैक्टिस करने के बाद ही विजन आएगा. अभी बहुत सारे डाउट्स आएंगे मन में. When two ratios are equal, they are said to be in proportion. यानी अगर A, B, C, D प्रोपोर्शन में है तो A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D होगा. लिख लीजिए when A, B, C, D, A, B, C, D. When A, B, C, D are in proportion, that is A upon B is equal to C upon D. That is A upon B is equal to C upon D. तो स्टूडेंट्स मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई चीज प्रोपोर्शन में है तो उसके लिए चार चीजें होनी चाहिए. When do we say that A, B, C, D are in proportion? This means A upon B is equal to C upon D. अगर मैं बोलता हूं A, B, C, D प्रोपोर्शन में है, A, B, C, D प्रोपोर्शन में है तो A upon B का रेशो और C upon D का रेशो बराबर होता है, तभी उनको प्रोपोर्शन में बोला जाता है. ठीक है? Is it okay? अब थेल्स थ्योरम क्या है और इसको प्रूव कैसे करना है वो मैं कराता हूं. पहली ही थ्योरम थोड़ी सी परेशान चल है. मैंने अभी तक सिर्फ आपको दो स्टेटमेंट्स बोले, मैं एक बार बता देता हूं मैंने दो स्टेटमेंट्स क्या बोले. पहला मैंने बोला कि a line drawn parallel to one side of a triangle divides the remaining two sides proportionally. पहला स्टेट है ना, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं when a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides the remaining two sides in the same ratio. ऐसा भी बोल सकते हैं. समझ रहे हो ना क्या चीज बोला कि when a line is drawn parallel to one side of a triangle, it divides the remaining two sides in equal ratio. और इसका दूसरा नाम हो गया proportionally. इसका दूसरा नाम क्या हो गया? Proportionally. Have we got this? तो चलो अब सबसे पहले इसका मैं प्रूफ करने जा रहा हूं इस थ्योरम का और इसको समझाने भी वाला हूं आप सब लोग. देखिएगा ये ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं एंड अ लाइन एल इज ड्रॉन. ज्यादा ही कुछ ऊपर बना ली मैंने. ये आप लोग क्या कीजिएगा, एक बड़ा डायग्राम बनाइएगा. आप लोग क्या बनाइएगा, एक बड़ा डायग्राम. आप लोग एक बड़ा सा डायग्राम बनाना. मैं भी बना के बता रहा हूं बड़ा डायग्राम कैसे बनेगा. एक पेपर के साइड में बड़ा डायग्राम बनाइएगा. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. और एक लाइन को ले लेता हूं. ये लाइन एल, ये पॉइंट हो गया है डी, ये पॉइंट हो गया है ई. यस सर. गिवन ज्योमेट्री चालू हो गई ना. गिवन एल इज पैरेलल टू बीसी, given L is parallel to BC. To prove AD upon BD is equal to AE upon C. Prove कर लीजिएगा. To prove AD upon BD, AD upon BD is equal to AE upon EC. AD upon BD is equal to AE upon EC. ठीक है? डायग्राम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या है? If a line L is drawn parallel to one side of a triangle, तो जो बची हुई साइड्स हैं इसको छोड़कर, एक ये और एक ये, इन दोनों को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा. AD upon BD is equal to AE upon EC. ऐसा मुझे प्रूव करना है. ऐसा मुझे प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides the remaining two sides in the same ratio. इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा. ऐसा प्रूव करना है कि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा. अब
कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, इसलिए बड़ा डायग्राम दिया हुआ आप लोगों को। कंस्ट्रक्शन करना है और उस डायग्राम को बार बार रेफर भी करना है, बार बार देखना होगा उसमें। तो हम लोगों ने क्या किया, जॉइन बीसी, जॉइन ईबी और एक परपेंडिकुलर यहां से डाल दीजिए और एक परपेंडिकुलर यहां से। समझ में आया क्या? इसलिए ही मैंने बड़ा डायग्राम बनाया। That's why I've taken the big diagram, ताकि आप लोग आराम से देख सकें। ठीक है ना? अब इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या? ये टू प्रूव भी मिटा दिया मैंने, ये डायग्राम थोड़ा छोटा कर दिया आपके पास, क्योंकि बड़ा है ना आपके पास बड़ा, मुझे लिखने के लिए भी जगह चाहिए नहीं यार। अब चलो मैं लिखना चालू करता हूं, आप सब लोगों को समझना है उसको। मैंने क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई ले। क्या ले लिया इसमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। आपके मन में आएगा क्यों ये क्यों लिया, ऐसा क्यों किया? अभी आगे जाते जाते सब समझ में आ जाएगा। अपने आप में ये एक ही थ्योरम काफी बड़ी है, इसलिए अच्छे से समझना है इसको। दिस इज कॉल्ड बीपीटी, थेल्स थ्योरम। अगर आपके स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं तो इस थ्योरम के आने के काफी ज्यादा चांसेस है ना? देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहली बात तो एडीई का एरिया लिख सकता हूं हाफ एडी इंटू ईएन, हाफ एडी इंटू ईएन लिख सकता हूं ना? क्या फॉर्मूला हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट। आप अपने भी डायग्राम में साथ साथ देखते जाइए। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, सबसे पहले बीडीई को ध्यान से देखेंगे ना तो इट सीम्स टू बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बीडीई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और उसको सुनिएगा मैं कैसे बताता हूं। कि सबसे पहली बात तो अगर आपके पास में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है और यहां से अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो इस साइड को आपको एक्सटेंड करना है। ये आपको कॉपी नहीं करना, सीखना है। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए ना, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए तो बेस हो जाएगा बीसी, लेकिन एल्टीट्यूड अब इस ट्राइंगल में तो कहीं है नहीं, तो इस साइड की एक्सटेंडेड साइड पे जो एल्टीट्यूड है वो लेना पड़ता है। तो अपने कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिख लीजिए, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एल्टीट्यूड लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, यानी इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर आया है। तो अगर ऐसा है कुछ, आपको अगर समझ में आ गया है तो आप इस वाले डायग्राम में देखिएगा, ट्राइंगल बीडीई अपनी कॉपीज में लिखिएगा, ट्राइंगल बीडीई इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एट बी। Triangle BDE is the obtuse angle triangle at B. EN is the perpendicular line outside. EN is the perpendicular line outside. EN is the perpendicular line outside. EN एक perpendicular है जो बाहर बढ़ रहा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE को मैं लिख सकता हूं हाफ BD, base BD and altitude EN, altitude EN। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, दोबारा से बना लो डायग्राम को। यार ये प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में। ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और मुझे इस पॉइंट E से आपको इस BD पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, इस साइड को आगे प्रोड्यूस करना पड़ा और यहां से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ा बाहर की तरफ EN। तो BD पर EN परपेंडिकुलर है, BD पर EN क्या है? परपेंडिकुलर। EN इज परपेंडिकुलर टू BD, लाइन आउटसाइड। अब बोलो कितने लोगों को समझ में आया कि BD पर EN परपेंडिकुलर है, बाहर है, अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है।
Triangle is obtuse angle triangle. As a result, the altitude will lie outside the triangle, and hence the area of the triangle will be half BD into EN. Area of the triangle is half BD into EN. तो बच्चों लोग अब आप ध्यान से देखोगे, EN कट गया, हाफ कट गया, तो इधर आ गया है AD अपॉन BD, इधर आ गया है AD अपॉन BD. Similarly, क्या similarly, area of triangle ADE लिया upon area of triangle DEC ले लिया, area of triangle DEC भी ले लिया. सेम इसी तरह से एक बार ADE लिया और अपॉन BDE लिया, एक बार ADE ले लेंगे और एक बार DEC ले लेंगे. तो अगर आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इस बार क्या ले लेंगे, हाफ AE इंटू DM, ये बेस और ये एल्टीट्यूड, और हाफ इस वाले ट्राइंगल का बेस कौन सा होगा, EC, इंटू इस वाले ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कौन सा होगा, इस वाले ट्राइंगल में DM. फिर दोबारा से देखिएगा, DEC ट्राइंगल में DM is the altitude to EC. DM अगर आप देखेंगे ना तो DM कहां परपेंडिकुलर है, जरा ये देखिएगा डायग्राम में. क्या DM is perpendicular to AE है? Yes sir. क्या DM is perpendicular to AC है? DM is perpendicular to AC है? Yes sir. तो DM is perpendicular to EC भी हुआ ना? DM is perpendicular to EC outside. Why it is lying outside? Because this is an obtuse angle triangle. और इधर हाफ कट जाएगा, DM कट जाएगा. बताइएगा क्या मुझे मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया अभी? इजी हो गया? चलिए, तो बच्चों लोग ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया अभी. अब मैं इसके आगे चल रहा हूं और इसको एक बार और भी लूंगा, इसी को एक बार और भी लूंगा. आई विल बी टेकिंग इट अगेन, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है और डिफरेंट भी है, और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल तो होगा इसमें. ठीक है ना? तो बच्चे लोग सबसे पहले मैं वापस से इस क्वेश्चन में आता हूं, फिर दोबारा से नया डायग्राम बनाता हूं और फिर दोबारा से अब आपको करूंगा. अब आपको चीजें दनादन समझ में आएंगी. इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी, इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं है. कॉन्ग्रुएंट साइड्स इक्वल है और एंगल्स इक्वल है, पता ही नहीं है ना कहीं पे कुछ नहीं. चलिए बच्चों लोग अब फिर दोबारा से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, एक बार आप लोग देखिएगा सब लोग. ये हो गया ट्राइंगल ABC. आपको दोबारा डायग्राम नहीं बनाना, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं. और स्टूडेंट्स कोई भी एक लाइन हो गई, ये हो गया है D, ये हो गया है E, और मुझे प्रूव करना है AD अपॉन BD. तो प्रूव याद है कि भूल गए? तो प्रूव AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. यानी एक बार इन दोनों साइड्स का रेशियो और एक बार इन दोनों साइड्स का रेशियो मुझे इक्वल प्रूव करना है. तो उसके लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले तो DB ज्वाइन कर दिया, ये EB, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. क्या था, M था, इधर कितना था, अब आप देखिएगा प्रूफ में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE. इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ, इसका एरिया हो जाएगा हाफ BD इंटू EN. शायद सब लोग को समझ में आ गया होगा कि EN इज परपेंडिकुलर टू BD. EN तीन जगह पर परपेंडिकुलर है. EN is perpendicular to EN is perpendicular to AD. EN is perpendicular to AB. Therefore, EN is perpendicular to BD. ये नंबर 1 हो गया है और इसमें कुछ कैंसिलेशंस भी हो गए AD अपॉन BD.
फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई फिर दोबारा से लिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस बार किसको ज्वाइन कर दिया, इसको, और यहां से एक परपेंडिकुलर भी डाल दिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी ऊपर ले लिया हाफ ए अपॉन इनटू हाफ ए इनटू डीएम होल अपॉन हाफ बेस कितना होगा इस बार ईसी इनटू डीएम। तो डीएम डीएम कट गया, हाफ हाफ कट गया, यहां कितना आ गया एई अपॉन ईसी, ये नंबर 2। इतना आप लोगों ने कर लिया, इतना आप लोगों ने कर लिया। अब स्टूडेंट देखेगा कि मैं ले रहा हूं 9th क्लास की एक थ्योरम, आपको याद होगा, triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area. Do you remember this? Triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area. तो चलो next time में चलता हूं। We know that triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area। किसमें इक्वल होते हैं, एरिया में। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। चेक करो, क्या डीईबी और डीईसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी के बीच में है, बेस हो गया है डीई एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी। अब बताइए क्या ये थर्ड पॉइंट समझ में आया कि नहीं? क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी? बताओ जल्दी से। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। Why? The two triangles are on the same base and between same parallel lines. Base कौन सा हो गया है? DE is the base. DE is the base. Triangles दिखाऊं क्या अलग से आपको? ये हो गए हैं ट्राइंगल, ये ग्रीन वाले दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। देखिएगा समझ में आया कि नहीं? ये ग्रीन वाले दो ट्राइंगल्स, triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area. अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों देखिएगा एक साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत ध्यान से देखना है, आंसर ही आ जाएगा। सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए, आंसर आ जाएगा। क्या है? फर्स्ट और सेकंड में एडीई ऑलरेडी बराबर है, और थर्ड में बीडीई और डीसी बराबर हो गए। देखो बीडीई डीईबी या बीडीई एक ही बात है ना, और ये डीईसी, तो ये भी डीईसी है। तो इसका मतलब इसके न्यूमरेटर तो पहले से बराबर थे, थर्ड में डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, ये तो बराबर ही है। इस तरफ किससे डिवाइड कर दिया? डीईबी से, और इस तरफ किससे डिवाइड कर दिया? डीईसी। ये दोनों बराबर ही तो है ना। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी अपॉन एडीई अपॉन डीईबी, एडीई अपॉन डीबी का वैल्यू एडी अपॉन बीडी है, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू, और इसका वैल्यू है एई अपॉन सीई। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। प्रूफ क्या करना था? AD upon BD is equal to AE upon EC. AD upon BD is equal to AE upon EC. फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज, फटाफट। मैंने पहले आपको इसका बेस बना के बताया है, फिर आगे इस थ्योरम को वर्कआउट किया। दिस इज कॉल्ड बीपीटी। क्या नाम है इसका? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दोबारा से मैं बता देता हूं, डोंट वरी। देखो अब आप शुरू से देखो, एडी एडी तो दोनों में बराबर हो गया था, बीडी और डीईसी आपने अगली बारी में बराबर कर दिया, बीडी और डीईसी आपने अगली बारी में बराबर कर दिया। तो क्या ये दोनों रेशो पूरे इक्वल हो गए ना? अब तो ये दोनों रेशो अगर इक्वल हो गए तो एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी भी तो हो गया।
ये है ना सीधा सीधा फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछ रहा था, सर आपने इधर AE अपॉन AE इंटू DM क्यों लिया? क्योंकि अगर हम AE अपॉन AE इंटू DM नहीं लेते तो फिर AE हमारे पिक्चर से गायब हो जाता ना, फिर हमारे पिक्चर से AE क्या हो जाता? गायब हो जाता। समझ रहे हो ना? ज्यादा अच्छा है कि अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाद में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब इसके मतलब समझ लीजिए, बीपीटी के प्रूफ्स क्या क्या होते हैं। बीपीटी होती क्या है? सर्टेनली डी और ई मिड पॉइंट मैंने नहीं लिए हैं, हो भी सकते हैं नहीं, है ना? अब मैं आपको ना रूल्स बता रहा हूं क्या होता है बीपीटी के प्रूफ्स, बीपीटी के रिजल्ट्स क्या होते हैं, बीपीटी के कंक्लूजन क्या होते हैं। बीपीटी का कंक्लूजन है जैसा जैसा वैसा वैसा। क्या कंक्लूजन है? जैसा जैसा वैसा वैसा। कैसे? इधर देखो, इधर ले लो AD अपॉन BD, तो जैसा आपने इधर लिया AD अपॉन BD, इधर भी ऐसे ले लो, कितना हो जाएगा? AE अपॉन C, पहला रूल। दूसरा रूल, BD अपॉन AD, बता दो उधर कितना ले लोगे? उधर ले लोगे CE अपॉन AE, वेरी गुड। फिर थर्ड रूल, AD अपॉन AB, ये भी ले सकते हैं, ये छोटी साइड ले लो, फिर ये बड़ी साइड ले लो, तो आप बताओ उधर कितना ले लोगे? AE अपॉन AB, AE अपॉन AC। फोर्थ, BD अपॉन AB, यानी इधर अगर मैं BD ले लूं और इधर क्या ले लूं? AB थोड़ा, तो उस तरफ क्या ले लोगे आप? CE अपॉन AC। ये सारे बीपीटी के रूल्स हैं, बीपीटी के कंक्लूजन्स हैं, और सब हम प्रूव भी कर सकते हैं, हम सारे प्रूव भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के क्या है कॉन्सेप्ट बीपीटी का? बीपीटी का वैसे तो यही है कॉन्सेप्ट कि मैं हट जाऊं आगे से, कि the line drawn parallel to one side of the triangle divides the remaining two sides proportionally, or when the line is drawn parallel to one side of the triangle, it divides the remaining two sides in the same ratio. It divides the remaining two sides in the same ratio. वो बची हुई दोनों sides को same ratio में divide करती है। AD upon BD, AD upon BD is equal to था AE upon EC, ठीक है? ये फर्स्ट कंक्लूजन था, AD upon BD is equal to AE upon EC। मुझे लाना है AD upon AB। AD चाहिए और AB चाहिए, क्या नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? आपको BD नहीं चाहिए, AD upon AB चाहिए, तो आपको BD नहीं चाहिए। What you don't need is BD। तो आप लोगों ने क्या किया? इसको सबसे पहले तो UKBS, What do you mean by UKBS? उल्टा करो बोथ साइड्स। UKBS जो बच्चे लोग नए हैं ना वो समझ लीजिए, UKBS का मतलब उल्टा करो बोथ साइड्स, बट ये एब्रिविएशन किसी को बतानी नहीं है, ये सिर्फ आपके और हमारे लिए है ना। उल्टा करो बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब ये बताइए BD को क्या लिख सकते हैं? BD को लिख सकते हैं AB माइनस AD, इज इक्वल टू EC को क्या लिख सकते हैं? AC माइनस AE। EC को क्या लिख सकते हैं? EC को AC माइनस AE। अब इसको ना अलग अलग डिवाइड कर दो, उसके लिए भी एक एब्रिविएशन है, DKAA, डिवाइड करें अलग अलग, इसको डिवाइड करें अलग अलग, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करें, तो अलग अलग डिवाइड करने का मतलब AB अपॉन AD माइनस AD अपॉन AD इज इक्वल टू AC
अपॉन ए माइनस ए अपॉन ए। अब क्या हुआ, अब ए बी अपॉन ए डी तो ठीक है, -1 ए सी अपॉन ए -1, -1 कटे तो बचा कितना है, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। फिर उल्टा करो, बोथ साइड्स कर दो, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। समझे कि नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है बस। तो चलो, ये आपका थेल्स थ्योरम का एपिसोड चल रहा है। आज मैंने यहां से टोटल समझाया। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी, ये स्टार्टिंग किया मैंने, ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये मैंने समझाया था आपको पूरा, फिर मैंने रिवाइज कराया, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया था। कौन से ट्राइंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। फिर ये दोबारा से शुरू करी बीपीटी, जो कि अब आपको समझ में आ चुका था। फिर ये लिया, फिर ये कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी, और इससे ये आना आसान है और फिर इससे ये आना भी आसान है। समझ गए ना, सब एक दूसरे से आ जाते हैं रिजल्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और स्लाइड में दिखाइए आपको, ये वाला AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये पहला कंक्लूजन था, इसी से निकल दिया AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर आप हर बारी में डायग्राम साथ में रखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होगा, क्योंकि लर्न तो कर नहीं पाओगे किसी भी चीज को। D और E क्या है इसमें, G, D और E मिड पॉइंट्स नहीं है। D और E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स, बट DE इज पैरेलल। मैंने समझाया था कि D और E मिड पॉइंट्स नहीं है, कहीं लिखा है D और E मिड पॉइंट्स है? मैंने बोला था कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द रिमेनिंग टू साइड्स प्रोपोर्शनली, डिवाइड्स द रिमेनिंग टू साइड्स प्रोपोर्शनली। अब ये बताइए कि अब अगर एक कोई भी ट्राइंगल है PQR और ये वाली एक लाइन है MN, तो क्या क्या रिजल्ट्स, ये MN इज पैरेलल टू PQ, तो BPT के क्या क्या रिजल्ट्स आप लिख सकते हो। पहला रिजल्ट RM अपॉन PM इज इक्वल टू RN अपॉन NQ, RM अपॉन PM इज इक्वल टू RN अपॉन NQ। फिर एक और रिजल्ट, इसका उल्टा कर लीजिए, NP अपॉन RM इज इक्वल टू NQ अपॉन RN। फिर एक और ले लीजिए, RM अपॉन PR इज इक्वल टू RN अपॉन QR। लिख सकते हैं ना, और एक और भी लिख सकते हैं, PM अपॉन PR इज इक्वल टू, हाँ। तो बच्चे लोग, अब आज की क्लास अब समाप्त हो रही है। धन्यवाद, ओके, बाय बाय।